चलिए इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है। देखिए माइंड सेट हो गया, रिजल्ट देख लिए। रिजल्ट सिर्फ हम लोग अपना मार्क्स कितना है वो नहीं देख रहे हैं, रिजल्ट हम देख रहे हैं कि हमको आगे का कंपटीशन में किस तरह का तैयारी करना है। इसी के लिए हम इस रिजल्ट को एनालाइज किए, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों जिसका मार्क्स अभी कम है, क्या वो अपना हिम्मत छोड़ देंगे, रेस से बाहर निकल जाएंगे? नहीं ना। और अगर रेस से निकल गया तो डरपोक था, डरपोक था तो रेस में आया ही क्यों? डरपोक के लिए तो यहाँ पर जगह ही नहीं है ना। डरपोक है तो घर में जाओ बैठे रहो, इधर आने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। डरपोक लोग रेसिंग नहीं करता है, कमजोर लोग रेस में दौड़ते नहीं है। अगर मजबूत है तो ही तो रेस में उतरा है। नीट में हिम्मत है, नीट में जाके बैठो, किसी को बोलो जाके बैठ के, जाओ बेटा बेटा बैठ के आओ नीट का एग्जाम में नहीं है, हिम्मत है आपके पास तब आप नीट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, है ना। आपको ये भी सत्य है कि कितना लेस देन 2% का सिलेक्शन होता है, ये बात सही है। एंड 500 लाना कॉमन बात हो चुका है, 500 तो लाना ही है आपको। हाँ नहीं आ रहा काफ़ी बच्चे का, तो गलती तो हो रहा है अपने आप में, कहीं ना कहीं गलती हो रहा है, किसी को हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एनटीए जो भी अपना तरफ से ट्रांसपेरेंसी कर नहीं रहा है, उतना क्लैरिटी मिल नहीं रहा है स्टूडेंट्स और एनटीए के बीच में, एक क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, ये अलग बात है। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि आपके साथ कभी नाइंसाफ़ी हुआ है? मतलब आप अगर बताइए, चलिए हम ब्लेम तो दे देते हैं इसको कि पेपर ऐसा हुआ होगा, चेकिंग नहीं किया होगा, ये अलग बात है। लेकिन ये तो खुद को सोचना चाहिए ना कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, अगर मेरा मार्क्स नहीं आया है, तो हम भी तो पूरा तैयारी नहीं किए थे। क्या किए थे पूरा तैयारी? सोचिए, क्या किए थे पूरा तैयारी जो मेरा सिलेक्शन होना चाहिए था? नहीं किए थे, कहीं ना कहीं तो नहीं किए थे। देखिए दुख तो हो रहा है, ठीक है। देखिए पेरेंट्स को दुख हो रहा है, क्योंकि देखिए एक्चुअली ना पेरेंट्स उस रेस में उतरे नहीं है, पेरेंट्स उस रेस में दौड़ नहीं रहे हैं। वो क्या कहता है, ये स्टेडियम है, इस स्टेडियम में हम दौड़ रहे हैं, और पेरेंट्स वहाँ पे बैठ के चीयर्स कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं एंड हौसला ही दे सकते हैं। लेकिन हम दौड़ रहे हैं तो मेरा शरीर रन कर रहा है, उस ट्रैक में मेरा कदम चल रहा है, तो जो फील मेरे को होगा मेरे पेरेंट्स को वो फील नहीं हो सकता है। उनको हाँ दुख लगेगा, लेकिन मेरे से ज़्यादा दुख नहीं लगेगा। वो हमारे ऊपर पैसा इन्वेस्ट किए हैं, वो हमारे ऊपर उनको हमारे ऊपर काफ़ी सारा भरोसा है। दुख उसको इन बात का होगा, लेकिन दुख इन बात का तो नहीं होगा ना, क्योंकि रेस तो हम कर रहे हैं, तो जितना दुख मेरे को होगा वो पेरेंट्स को दुख नहीं होगा। ये बात भी सही है, ठीक है। हम उस बच्चे के लिए बात नहीं कर रहे कि जो कि जस्ट दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं कि यहाँ पढ़े जा रहे, दूसरा को दिखाना है। मेरा अगर क्वालिफाई भी हो गया है, मेरे 150 मार्क्स आ गया है, तो बहुत महान है कि भाई मेरा 150 मार्क्स आ गया है, हम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर गए। भैया ये औकात नहीं है नीट में बैठने का, सीधी बात है। सबका 150 मार्क्स आ रहा है, सबका आ रहा है। 8 लाख तो सिलेक्शन ही हुआ है। अगर 8 लाख में आपका रैंक है, 8 लाख में है, 7 लाख में है, तो आपका क्या औकात है? फिर कोई औकात नहीं है। और ये बात तो सही है, चाहे बुरा लगे या अच्छा लगे। सिलेक्शन होना, सिलेक्शन तो कर देते हैं, सिलेक्शन कर लो, बाकी कर लो फिर जहाँ करना है। तो फिर ये मतलब नहीं है सिलेक्शन का। हमारा मतलब सिलेक्शन वही है जब मेरे को एक MBBS सीट मिलेगा, वो भी गवर्नमेंट का, तभी होगा सिलेक्शन। क्वालिफाई पार करना इट्स नॉट अ सिलेक्शन। बच्चे अपने आप में यही चलाते रहते हैं, यार मेरा सिलेक्शन हो गया। भैया तेरा सिलेक्शन तो नाम का हुआ, जाके ले ले डिग्री, लेके कहाँ एडमिशन लेगा, लेके दिखा दे, फिर मान जाएंगे। खर्चा करो उतना कर, जो करोड़ों रुपए खर्चा कर सकता है प्राइवेट कॉलेज में, तो फिर उसको तो MBBS करना चाहिए, उतना तो बिजनेस में इन्वेस्ट कर लो, फ्यूचर सेट हो जाएगा। सिलेक्शन पे तो मेरा सिलेक्शन हो गया है, मेरा सिलेक्शन है, सॉरी मेरा क्वालिफाई कर गया, तो क्वालिफाई डजंट मैटर, क्वालिफाई मजाक बन चुका है, ठीक है। क्वालिफाई होना मतलब स्कूल का फर्स्ट सेकंड टर्म में जस्ट ग्रेस मार्क्स देकर पास होना, दैट इज क्वालिफाई। मेरा नजर में तो यही है। क्वालिफाई तो कोई भी कर सकता है, ठीक है। कोई बच्चा अगर रैंडमली भी एग्जाम देने बैठे एंड देन एक मार्क्स कोई एक नंबर को टिक मार जाएगा ना, उसका भी क्वालिफाई हो जाएगा, लिख के ले लो। करता नहीं अलग बात है कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ के गया टिक मार, वो अलग बात है, लेकिन क्वालिफाई से जो प्राउड फील वो नहीं करना चाहिए। दैट्स क्वालिफाई का कोई इज्जत नहीं है, सही बात है। तो ये इंजीनियरिंग का एग्जाम नहीं दे रहे कि क्वालिफाई कर गए हैं, कोई भी प्राइवेट कॉलेज में, कोई भी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, इसलिए इंजीनियरिंग मजाक हो चुका है, इसलिए इंजीनियरिंग कोई करता भी नहीं है। IIT का सपना देखना है तो देखो, नहीं तो फालतू का तो करोड़ों इंजीनियरिंग कॉलेज खुल के बैठा हुआ है, करोड़ों स्टूडेंट इंजीनियरिंग करके 12,000 10,000 का नौकरी कर रहे हैं। नीट के साथ वो चीज़ ना हो, इसलिए नीट का क्वालिफाई का कोई मतलब नहीं है, ये बात भी तो क्लियर है। हमें सिलेक्शन चाहिए, और अब की बार अगर सिलेक्शन चाहिए ना, तो दिमाग में ये नहीं सोचना है कि मेरे को सिलेक्शन चाहिए, टॉपर बनना है। टॉपर का माइंड से अगर हम जाएंगे ना, तो ही कहीं जाकर कुछ सिलेक्शन होगा, उसके बिना तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि सीट ही नहीं मिल रहा ना, 650 के नीचे का तो सीटें नहीं है, फिर सोच लो
तो क्वालिफाई नहीं होना है, टॉपर लाना है, तब जाकर कुछ हो सकता है। स्ट्रेटजी देखते हैं। 500 हम क्या बोले, 500 तो मिनिमम लाना है, मिनिमम 500 मिनिमम, मतलब बायो एंड केमिस्ट्री मिला के 500 तो तय करना है। अगर हम कोई ऑलरेडी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, अगर आप कहीं भी पढ़ रहे हो, ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं और आप अपना जो टेस्ट अप्लाई कर रहे हो, हर वीक में जो टेस्ट देते हो, आप उसमें पहले चेक कर लीजिए फिजिक्स के अलावा क्या आपका बायो केमिस्ट्री मिला के 500 आ रहा है। अगर आपका 500 नहीं आ रहा है ना, तो आप रेस में तो कोई नहीं, पहले तो रेस से बाहर है, ये सोच लो। डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, हकीकत बता रहे हैं, हकीकत बता रहे हैं। तो ये 500 के लिए करना क्या है, ये 500 होता है केमिस्ट्री मिला के एंड बायो मिला के, केमिस्ट्री बायो मिला के 500 लाना है, फिजिक्स की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। क्या करें केमिस्ट्री बायो मिला के, बायो में हर टेस्ट में, हर टेस्ट जो भी हम टेस्ट दे रहे हैं, कहीं का भी टेस्ट दे रहे हो, कोई भी टेस्ट पेपर दे रहे हो, मेरा मिनिमम मार्क्स 320 तो होना ही चाहिए। कितना होना चाहिए, 320, तो भी कम पड़ जाएगा क्योंकि मेरे को चाहिए 500। क्या करें, 320 तो मेरे को चाहिए। एंड केमिस्ट्री अगर हम देखेंगे तो वहां पे मेरे को एटलीस्ट 160 प्लस चाहिए। तो 320 की जगह एक काम करते हैं, इसको 340 करते हैं। तो अगर हम कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो बायो पेपर में मेरा 340 यानी यहाँ पर कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। अब यहाँ पर एक खेल बता रहे क्या होगा खेल, पता है केमिस्ट्री में 360 ना आराम से आ सकता है। क्यों, उसका रीजन बताएंगे। लेकिन जब हम कोई भी कोचिंग का, कोई भी इंस्टीट्यूशन का पेपर दे रहे होंगे ना, तो 340 लाना एक बहुत ही बड़ा टफ हो जाता है, ये टफ हो जाता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं आएगा, सेकंड बार में नहीं आएगा, थर्ड बार में नहीं आएगा, 305 310 में अटक रहेगा, तो भी खुद को खुश करो। क्योंकि पता है कि कोचिंग का जो पेपर होता है ना, वो खुद का क्वेश्चन फ्रेम किया होता है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन खुद का होगा। तो अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है ना, तो टेंशन नहीं लेना है, आप बस इसमें फोकस करो कि आपका एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन बन रहा है। क्या आपका एनसीईआरटी का आया हुआ हर क्वेश्चन बन रहा है? अगर आपका एनसीईआरटी का आया हुआ हर क्वेश्चन बन रहा है, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो फिर ठीक है। क्योंकि नीट का पेपर अगर हम देखें, इस साल देखे या 2020 का देखे, 21 का देखे, एनसीईआरटी का बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं था। हाँ, जूलॉजी का कुछ क्वेश्चन था, बाहर नहीं था, कॉन्सेप्ट था, एनसीईआरटी का ही पार्ट था, बाहर नहीं बोल सकते, बाहर नहीं बोल सकते। एनसीईआरटी का ही पार्ट था, एनसीईआरटी में ही उसको एक्सप्लेन किया हुआ था, हम उसको ध्यान से देखे नहीं होंगे। जो बच्चा बोल रहा है ये बाहर का क्वेश्चन नहीं था। नीट में, बायोलॉजी में 2020-21 में एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक के बाहर नहीं था, ये बात तो फिक्स है। तो यानी कि अगर आपका कोचिंग पेपर में 340 हम मान कर रखे हैं 500 के लिए, लेकिन आप पर अगर आपका 320 भी आ रहा है, एंड ये होना चाहिए कि आपको एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन बन रहा है और आपका इतना मार्क्स आ जा रहा है। 2-4 क्वेश्चन चलिए गलत भी हो सकता है, 320 भी आ रहा है, लेकिन शर्त क्या होना चाहिए, वो जो गलत हुआ वो आपका जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो, उस इंस्टीट्यूशन का टेस्ट, उसका जो स्टडी मटेरियल आता है उसका अंदर का क्वेश्चन हो, वो गलत हो रहा है तो चलेगा, वो गलत हो रहा है तो चलेगा, तो चलेगा। तो दोनों का काउंट करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, 500 मार्क्स हो जाएगा। अब सवाल बचता है फिजिक्स में क्या करेंगे। फिजिक्स में क्या करेंगे, फिजिक्स को डेली प्रैक्टिस करेंगे। किस लेवल में प्रैक्टिस करेंगे, जो लेवल में आपका कोचिंग पढ़ा रहे हैं आप उस लेवल में प्रैक्टिस करेंगे। फिजिक्स कितना आ रहा है, अगर आपका 140 150 आ रहा है तो बहुत अच्छा है, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। इतना ला रहा है तो, लेकिन इतना भी पॉसिबल नहीं है, तो ठीक है, आप कोशिश कीजिए कि आपका 120 आ जाए, 130 आ जाए तो भी बहुत है। ठीक है, आपका रेंज होना चाहिए एटलीस्ट 120, तो कोशिश कीजिए ना, 120 मतलब 30 तो क्वेश्चन सही करना है। देखो माइंड को हल्का करके कीजिए, 30 तो क्वेश्चन सही करना है पर टेस्ट में, मेरा एटलीस्ट 30 क्वेश्चन सही हो जाना चाहिए। हमको गलत अटेम्प्ट ही नहीं करना है, 30 तो क्वेश्चन बस सही कर देना है। तो अगर हम 30 क्वेश्चन सही कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 500 कर रहे हैं प्लस 120 करेंगे अगर हम, है ना, तो मेरा कितना हो रहा है, देखिए मेरा कितना हो रहा है, 620 हो रहा है। तो चांस बन जाता है बहुत ज़्यादा, चांस बन जाता है बहुत ज़्यादा कि मेरे को सीट मिल जाएगा, ये चांस बन जाता है बहुत ज़्यादा। क्या कितना मार्क्स रखे फिजिक्स में, 120 ही तो रखे हैं, यानी 120 को इज्जत से लाना है। क्यों, देखिए 500 ना हर कोई ले आ रहा है, 520 530 ना हर कोई ले आ रहा है, हर कोई ले आ रहा है 520 530। फंस कहाँ रहे हैं ना, ये फिजिक्स में यहाँ पर फंस रहे हैं। एंड आपको लगता है ना कि अगर 500 लाना बहुत ही अच्छी महान बात है, कुछ महान बात नहीं है, कुछ महान बात नहीं है।
500 लाना फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में कुछ भी महान बात नहीं है, कॉमन हो चुका है। तभी ना परसेंटाइल जो हकीकत बता रहा है, रिजल्ट बता रहा है, परसेंटाइल बता रहा है ना, परसेंटाइल बता रहा है। 300 लाने के बाद भी आपके 88 परसेंटाइल है, इसका मतलब क्या हो रहा है, 3-3.5 लाख बच्चा आपसे आगे है। परसेंटाइल मतलब समझा दिए, 15 लाख बच्चा अगर अप्लाई कर रहा है तो 10% कितना होता है, 1.5 लाख होता है। 20% कितना होता है, 3 लाख होता है। आपका 88 परसेंटाइल आ रहा है, 85 परसेंटाइल आ रहा है, एंड 16 लाख बच्चा है, 15 लाख भी बच्चे नहीं, 16 लाख बच्चा है। तो आपका कुछ अप्रोक्सीमेटली आपका मानिए 1 लाख एंड 12-15 लाख, 15% हो रहा है। तो आपका 2.5 से 2 लाख बच्चे आपसे आगे ही है 300 लाने के बाद भी। यानी बच्चा का 300 आ रहा है हर पेपर में, 1.5-2 लाख बच्चा का 300 आ रहा है। और 1.5-2 लाख में अगर आप ला भी दे रहे 300, तो आप क्या 1.5 लाख रैंक में आपको सीट मिल रहा है? नहीं मिल रहा ना, मिल रहा है 1.5 लाख में आपको सीट नहीं मिल रहा ना। तो 300 लाख के कुछ अच्छा काम किए नहीं किए ना। कितना लाना है, 350 से ज्यादा लाना है, 340, 350, 360 लाना है बायो में, एंड बायो में आएगा। ठीक है, अब करना क्या है, ये 300 के लिए। अब देखिए दूसरी बात क्या है, अगर आप कोई भी इंस्टीट्यूशन का एग्जाम दे रहे हो, अभी क्या कर रहे हैं बच्चे, 2-3 इंस्टीट्यूशन का टेस्ट पेपर एटलीस्ट ज्वाइन कर ले, यानी वो बहुत अच्छी बात है। देखिए टेस्ट पेपर तो ज्वाइन करना ही है, टेस्ट पेपर तो ज्वाइन करना ही है, लेकिन टेस्ट पेपर को देना है सही से, ऐसा नहीं है बस ज्वाइन करके रख दिए, देना है। और अगर आपको एक बात ध्यान रखिए, जो टेस्ट पेपर आप ज्वाइन किए हो, ठीक है, अगर आपका उसमें आप अटेम्प्ट कर रहे हो, आप ये चीज़ मेक श्योर कर लीजिए, अगर आप अपना सिलेक्शन चाह रहे हो तो आप ये 100% कंफर्म कीजिए, भले आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन नहीं बने। कौन सा क्वेश्चन नहीं बने, जो इंस्टीट्यूशन का पर दिया हुआ क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन। क्योंकि देखिए नॉर्मल टेस्ट पेपर में अगर हम देंगे, जैसे आकाश का देते हैं, एलन का देते हैं, वेदांतु बाजिस वगैरह कहीं का भी हम लोग देते हैं अगर, तो क्या होता है कि ना कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन क्या होता है कि उनका पर्टिकुलरली टेक्स्ट बुक से होता है, तो वो क्वेश्चन कभी बार हमसे नहीं बनता है तो मार्क्स कम आ जाता है, हम डर जाते हैं। हमको डरना नहीं है, हमको बस ये देखना है कि एनसीईआरटी का दिया हुआ क्वेश्चन मेरे से बना है। अगर हाँ बना है तो बस अपने आप को एक शाबाशी दीजिए, चलो वेल डन है, एनसीईआरटी मेरा हाथ में है, इतना करना है। क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर तो नीट में आ नहीं रहा है, तो वो हो गया। बाकी क्या करना है कि मेरे को केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में फोकस करना है। ये दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि अगर हम कोई इंस्टीट्यूशन क्वेश्चन दे रहे हैं तो मेरा भले बायोलॉजी में मार्क्स थोड़ा कम आ जाए, कौन सा मार्क्स, जो कि इंस्टीट्यूशन का क्वेश्चन है, नीट एनसीईआरटी से नहीं, लेकिन मेरा केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का हर क्वेश्चन बनना चाहिए। अगर परफेक्शन लाना है, अगर मेरे को टॉपर की तरफ सोचना है, तो क्या है, मेरा बायोलॉजी का क्वेश्चन भले ना बने, क्योंकि बायोलॉजी अल्टीमेटली पता है एनसीईआरटी में पढ़ लेंगे, एग्जाम को 2 महीने पहले भी 50 बार एनसीईआरटी रीड मार लेंगे। एक एनसीईआरटी पढ़ने में 11 क्लास का पढ़ने में 1 दिन लगता है, 12 क्लास का पढ़ने में 1 दिन लगता है। यानी कि आदमी 2 दिन में, अगर स्टूडेंट ऑलरेडी एनसीईआरटी को रीड कर रहा है या फिर जो रिपीटर्स है, 2 दिन में एनसीईआरटी कवर कर सकता है। ठीक है, और ये चैलेंज होगा, एनसीईआरटी हम भी पढ़ाएंगे, हम लाइन वाइज लाइन एनसीईआरटी को कवर करेंगे। मेरे साथ पढ़ना, एक चैलेंज लेके पढ़ना, सुबह से लेके हम लोग बैठेंगे 7 बजे से रात के 10 बजे तक पढ़ेंगे। ये जो बीच का ड्यूरेशन होगा 12-15 घंटा में एक बुक पूरा खत्म होगा, वो भी लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन। हम ये खुद पढ़ा चुके हैं, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को बैठा के लाइन टू लाइन, हाथ के साथ लाइन टू लाइन, एंड ये पॉसिबल है 2 दिन में एनसीईआरटी को कवर करना, अगर आप ऑलरेडी पढ़े हुए रिवीजन करना। तो एनसीईआरटी को तो अभी से पढ़ना चालू कर दो, जो ऑलरेडी रिपीटर से ये उनके लिए बता रहे हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स है कि उनको किस एंगल से पढ़ना है, कैसे सोचना है, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है। क्योंकि एनसीईआरटी में 360 के बिना कुछ नहीं है, तो 360 लाना है, कैसे लाना है, और वो भी एनसीईआरटी से ही कैसे लाना है, वो मेरे साथ सेशन करो, मेरे साथ पढ़ो। हम एनसीईआरटी को कवर करेंगे, और 110% अगर बायोलॉजी कम से कम मेरे साथ पढ़ो तो बायोलॉजी में 340 प्लस मार्क्स 110% आएगा ही। और ये हमको नीट की बात नहीं कर रहे हैं, आप पर्टिकुलर कोई भी इंस्टीट्यूशन के एग्जाम दो एंड आप उस पर ही अप्लाई कर लो कि अगर मैं जो चैप्टर का पढ़ाऊंगा, जो चैप्टर है यहाँ पर हम कवर करेंगे, वो चैप्टर का क्वेश्चन आपका कोई भी, हम ये नहीं बोल रहे कि हम क्वेश्चन बना रहे हैं, मेरे क्वेश्चन डिजाइन करो। आप कहीं भी पढ़ रहे हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो, एग्जाम के 1 दिन पहले रिवीजन करते हैं ना, संडे को टेस्ट है तो हम संडे का पहले जो टाइम में पढ़ते हैं ना, 2-3 चैप्टर होता है कि इसको पढ़ के जाना है, एग्जाम देना है, वो चैप्टर हम यहाँ कवर कर देंगे। आराम से 1-1.5 घंटा का वीडियो होगा, उसको देख के जाओ और टेस्ट में जाकर बैठ के अप्लाई करो। अगर मेरा टेस्ट ही सब सही आने लगेगा तो नीट तो ऑलरेडी 110% सिलेक्शन होगा। ये देख लो अप्रोच कैसे होता है कि हम बायोलॉजी को अप्रोच कैसे करते हैं, उसको रीड करने का ढंग को तो समझना है बायोलॉजी का, वो समझ गए तो बायोलॉजी मेरा फिक्स हो गया। फिर आते हैं केमिस्ट्री में, तो हमको बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री को क्या करना है, पहले ही स्ट्रॉन्ग कर लेना है, फिर फिजिक्स के पीछे हम भागेंगे।
हम ये नहीं कर रहे कि एग्जाम का पहले, अभी देखो फिजिक्स को धीरे धीरे करते हैं, क्योंकि फिजिक्स एक दिन में घुसेगा नहीं दिमाग में। फिजिक्स को क्या करते हैं, डेली के 2 घंटा 1 घंटा साइड कर दे रहे हैं, 2 घंटा करके, कि थोड़ा थोड़ा करके फिजिक्स हम करते जा रहे हैं। जैसे इंस्टीट्यूशन में फिजिक्स सर पढ़ा रहे हैं उसको आके सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, कुछ डीपीपी मिल रहा है, ठीक है, कुछ मेरे को टेक्स्ट का बुक का क्वेश्चन मिल रहा है, तो हम उसको सॉल्व करते रहेंगे, धीरे धीरे आराम से चलेगा बायोलॉजी अपना फिजिक्स। एंड हम केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, हम सारा कुछ खुद कवर करेंगे। एंड मेरा क्या होगा कि सिलेक्शन पे ही फोकस करना है, मेरे को किसी के साथ चैलेंज नहीं करना है, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई महान लड़ाई झगड़ा नहीं है कि कंटेंट पे मेरा कंटेंट। भाई कंटेंट का क्या करना है कि अचार डालेंगे कंटेंट को लेके। कंटेंट वो होना चाहिए जो हम उसको सही समझ पाए एंड एट अ टाइम किसी भी तरह क्वेश्चन हो हम उसको 2 मिनट में सॉल्व कर पाए। 2 मिनट ज़्यादा हो गया, 1 मिनट विद इन 30 सेकंड हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है। मेरे को सिलेक्शन ही चाहिए, मेरे को लड़ाई नहीं करना है, मेरे को तो बस सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन हो जाए बस, मेरा ढंग से सिलेक्शन हो जाए, सिलेक्शन से कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है, सीधी बात है। तो बायोलॉजी आपको हो जाता है यहाँ पे स्ट्रांग, क्योंकि बायोलॉजी में 360 लाने का चैलेंज ले लो अपने अंदर। एंड वो कर रहा है बच्चा, 360 ला रहे हैं, 360 आ रहा है बच्चे का, तो 360 बायो फिक्स कर लो। कम से कम कहीं भी पढ़ो, कहीं भी कोई भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ो, बायोलॉजी कवर करो। बोल रहे मेरे साथ कवर मत करो, क्योंकि देखो बायोलॉजी में प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, हम एनसीईआरटी को पढ़ ही नहीं रहे हैं। हमको लगता है कि हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, हमको लगता है कि हम 10 बार एनसीईआरटी पढ़ लिए, लेकिन सही से देखे तो हम एनसीईआरटी पढ़े ही नहीं है ढंग से। ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है पता है, आजकल का जो डिजिटल देख रहे हैं ना, मोबाइल में देख रहे हैं ना, तो क्या होता है ना, ये बड़ा बड़ा डिजिटल बोर्ड रहता है, ठीक है, ये पढ़ाते पढ़ाते ये डिजिटल बोर्ड में ये आ गया है, हम उसको देख रहे हैं, हम अपने एनसीईआरटी को देख ही नहीं रहे, हम अपने एनसीईआरटी को देख ही नहीं रहे। हम देख रहे हैं कुछ डायग्राम बुक में बना हुआ है, हम उससे मिलता जुलता डायग्राम देख रहे हैं एंड थोड़ा है। देखिए क्या होता है कि ना, हम यही हो रहा है ना कि पर्टिकुलरली वो डायग्राम नहीं है, तो जो बुक में एनसीईआरटी में जो डायग्राम है यहाँ पर वो डायग्राम बना हुआ है, उसी तरह कुछ और डायग्राम बना हुआ है यहाँ पर, कुछ और पढ़ लिए एंड एग्जाम में कुछ गलत कर दे रहे हैं। आदत डाल लो, ये क्या आदत डालो, एनसीईआरटी के बिना बायो पढ़ना ही नहीं है। क्या आदत डालना है, एनसीईआरटी अगर बुक नहीं है मेरे पास तो मेरे को बायोलॉजी पढ़ना ही नहीं है, सीधी बात है, हाथ उठा दो, नहीं पढ़ेंगे। बायोलॉजी बुक अगर मेरे पास नहीं है, एनसीईआरटी का बायोलॉजी नहीं है, तो हम नहीं पढ़ेंगे, चाहे कोई भी पढ़ाए, नहीं पढ़ेंगे, तब 360 आएगा। अगर आप कोई ऑनलाइन वीडियो देख रहे हो, मेरा खुद का वीडियो अगर आप देख रहे हो, मैं बायोलॉजी का पर्टिकुलर कोई चैप्टर पढ़ा रहा हूं, तो आपका पास पहला क्या होना चाहिए कि वो बुक आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास वो बुक नहीं है ना, तो बुक बंद करो, चैनल बंद करो, वीडियो देखना बंद करो और जाकर सो जाओ, मत पढ़ो, सीधी बात है। अगर बायोलॉजी पढ़ना है तो एनसीईआरटी को लेके ही पढ़ना है। क्यों, ये क्यों बता रहा है, इस चीज को समझो। हमारा दिमाग ना बहुत ही मतलब कि बुद्धू है। बुद्धू मतलब क्या है, एक खास बात क्या है कि हम अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं, दिमाग हमको ट्रेन नहीं करता, हम अपना दिमाग को ट्रेन करते हैं, दिमाग को ट्रेन करता है। दिमाग को हम जैसे ट्रेन करेंगे, दिमाग उस तरह का ही आदत लगा देता है। देखिए ना, बायोलॉजी में क्या होता है, हमारे पास जो नीट का क्वेश्चन आता है वगैरह, जो भी क्वेश्चन पेपर देते हैं, तो ये जो चीज़ को हम देख लेते हैं ना, वो चीज़ हमारे पास बहुत ही ज़्यादा मतलब घुस जाता है हमारे दिमाग में। तो क्या होता है कि जब हम एनसीईआरटी बुक को देखते हैं, तो क्या होता है ना, हमको बहुत बार ऐसा होता होगा आपस में, देखना कि जब स्टूडेंट्स लोग हम लोग हैं, तो आपस में जब हम डिस्कस करते हैं, तो डिस्कस करके क्या करते हैं, किसी से पूछते हैं, अरे बता तो ये क्या लिखा हुआ था, रेड एल्गी का क्या था एग्जाम्पल। झगड़ा हो जाता है, ये वो आइसक्रीम बनाता, अरे नहीं वो आइसक्रीम नहीं था, अगार अगार जेल बनाता। फिर क्या होता है, ऐसे बच्चा झगड़ा कर रहे थे, तो बोलता नहीं ये देख, ये 11th क्लास का ये पेज में लेफ्ट हैंड साइड में ये यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है। तो क्या हुआ यहाँ पर, समझ में आ रहा है क्या हुआ, उसको भले एग्जैक्टली वर्ड यूज नहीं हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, उसको डायग्राम याद है, वहां पर ये लिखा है आइसक्रीम नहीं, यहाँ पर अगार अगार लिखा हुआ है, ये चीज पता हो रहा है। तो ये अगर आप कोई बोर्ड में पढ़ेंगे, कोई डिजिटल बोर्ड में पढ़ रहे हैं, या फिर कोई आपको क्लास में कुछ लिख दे रहे हैं, कर रहे हैं, लिखा हुआ है, तो ऐसे आपको क्या याद होगा, आपको उस टाइम के लिए याद होगा, लेकिन परमानेंटली याद नहीं होगा। तो परमानेंट याद करने के लिए आप अगर वही चीज पढ़ रहे हो, आप अगर कोई सर से भी पढ़ रहे हो, सर भी अगर आपको वही चीज पढ़ा रहे हैं, तो आपको वही चीज पढ़ना है सर से, सर बता रहे तो अच्छी बात है, दिमाग में घुस जाएगा। लेकिन अगर हम उसको वही सर वाला चीज को अगर हम अपना बुक में देखेंगे ना, तो ज्यादा अच्छे से घुस जाएगा दिमाग में। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ भी डायग्राम, मानो कोई एक डायग्राम दिया हुआ है, मानो कि कुछ भी एक डायग्राम दिया हुआ है, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का एक डायग्राम दिया हुआ है, एक डायग्राम बना हुआ है। अब देखो ह्यूमन रिप्रोडक्शन पता है कितना एक वास्ट टॉपिक है, इस बार नीट में भी 3-4 क्वेश्चन आ गया तो उस पर, ठीक है, वास्ट टॉपिक है। सर बताएंगे अपना हिसाब से, डायग्राम बता देंगे, समझा देंगे, पूरा एक्सप्लेन कर देंगे, पूरा आपको उसमें पीएचडी करा देंगे। क्या आपको पीएचडी करना है भाई, एमबीबीएस में जाके तो वहां करेंगे ना। क्या होगा, मार होगा, कंटेंट के लिए मार होगा। मेरे को क्या चाहिए, सिलेक्शन चाहिए ना।
क्या एनसीईआरटी सिलेक्शन नहीं दे सकता? दे सकता है ना। तो फिर कहाँ भागना है, क्यों भागेंगे? जब एनसीईआरटी बोल रहा है, सिलेक्शन दे रहे हैं, तो फिर हमको क्यों भागना है कहीं और? क्यों भागना है? देखिए क्या हुआ था ना, हम हकीकत देखिए, कट ऑफ खेल देखते हैं। देखिए 2017 तक कट ऑफ कम क्यों गया था? क्योंकि 2017 तक प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस नहीं था, क्योंकि एनटीए तभी नीट कंडक्ट नहीं करवाता था 2016-15 में, तो वहां पर कट ऑफ कम जाता था। जनरल को क्या बोल रहे, 480, 490, 510 में अच्छा कॉलेज में सीट मिल जाता था, क्योंकि पर्टिकुलर सिलेबस नहीं था। तो जो बड़े बड़े कोचिंग थे उनका ही दबदबा था, उनको उनका कंटेंट में दम होता था कि भाई अच्छा कंटेंट है, जो कि एम्स जीपमेर वगैरह में होता था, तो उनके लिए बेस्ट था। हमको पता है एएलएन इज बेस्ट फॉर एम्स, ठीक है। तो एम्स का सिलेक्शन जो करवाता थे, एम्स वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन, ये हमको सबको पता है कि एम्स का अगर सिलेक्शन करना है तो कौन कराता है, एएलएन ही कराता था। ये बात हमको पता था, क्योंकि एएलएन का कंटेंट में बहुत ही ज्यादा दम था, इनफैक्ट दम अभी भी है। लेकिन जैसे साल होता गया, कंटेंट में कटिंग आते गया, क्योंकि जरूरत नहीं है ना, क्योंकि एएलएन फालतू चीज नहीं पढ़ाते, कोई भी फालतू चीज कोई क्यों पढ़ाएगा, जो एग्जाम में आता ही नहीं है क्यों पढ़ाएगा। और ये क्या, वो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑफिशियल नोटिस आया कि ये बताइए कि 2015 या 2016 से पहले ये बताइए कि क्या जो बच्चे के पास पैसे नहीं है, जो लाख 2 लाख 4 लाख खर्चा नहीं कर सकते इंस्टीट्यूशन में, क्या वो नहीं पढ़ सकते हैं? क्योंकि वो कंटेंट तो आपको घर बैठे नहीं मिलेगा, आपको एनसीईआरटी में तो वो कंटेंट नहीं मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन सभी आता था वो कंटेंट में। एंड इसलिए एम्स में ज़्यादा सिलेक्शन था आपका एएलएन का स्टूडेंट्स का था ना। लेकिन बाद में क्या हुआ कि कंटेंट, जो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जो इन्फॉर्मेशन आया, नोटिस आया कि नहीं, नीट को, एनटीए को ऐसे एग्जाम का क्वेश्चन बनाना चाहिए जो आम बच्चा, जो कि कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकते, उनका भी सिलेक्शन हो, उनका भी सिलेक्शन हो। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए कंटेंट का झोल को खत्म करना है। तो उनके लिए एक प्रेस्क्राइब सिलेबस दे दिया गया, ये रहा बुक एनसीईआरटी का, ये रहा बायोलॉजी, ये रहा केमिस्ट्री, आपको इसी से क्वेश्चन बनाना है। आप भले दुनिया का कोई भी कंटेंट पढ़ लो, क्वेश्चन तो आपको आना है एनसीईआरटी से ही। अब आ रहा है, पिछला 3 साल 4 साल से वही देख रहे हैं, एंड ये आगे आने वाला समय में भी यही होगा। समझ में आ रहा है चीज को, स्मार्ट बनना है, अब तो स्मार्ट बनना है। जो गलती कर ली है, खुद भी गलती जो कर लिए है, या फिर जो देख रहे गलती जो कर ली है, उस गलती को अब सुधारना है। बायोलॉजी को आदत डाल लो एनसीईआरटी में पढ़ने का। नेक्स्ट मेरा वीडियो होगा दिन को सुबह 10 बजे से पहले। टाइमिंग देखो, हम कुछ टाइमिंग बता रहे हैं। बायोलॉजी का जो टाइमिंग होगा, ये टाइमिंग होगा 10 बजे 10 AM से पहले आपके पास बायोलॉजी का एक टॉपिक आ जाएगा, एंड वो टॉपिक में आपका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होगा, नोट्स भी होगा। नोट्स बनाने का आदत डाल लीजिए, नोट्स तो बनाना ही है। कैसे बनाएंगे नोट्स, कैसे बनाएंगे? अरे भाई हम बना के देंगे नोट्स, मेरे साथ नोट्स बनेगा, हम बना के देंगे नोट्स। ऑन क्लास में, ऑन वीडियो में एनसीईआरटी कवर होगा, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी बनाएंगे, कवर करेंगे, नोट्स मेरे साथ बनेगा। जो मेरा खुद का नोट्स बनाया हुआ है उसको यहाँ पर शेयर करेंगे, मेरा नोट्स कवर होगा, तो नोट्स भी आपको बायोलॉजी का मिल जाएगा। हर दिन 10 बजे से पहले सुबह को आपको बायोलॉजी का नोट्स मिल जाएगा, बायोलॉजी का टॉपिक मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा, बायोलॉजी कवर हो जाएगा। तो बायोलॉजी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, एंड आप इसको प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कर लो। आप अपने कोई भी इंस्टीट्यूशन में तो होंगे ना, पढ़ाई तो चालू कर दिए होंगे ना, तो देख लो। फिर हम ये नहीं बोल रहे कि भाई हम पढ़ा रहे हैं तो ऐसा नहीं है, आप कंपेयर करके देख लो। कहीं भी पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ो, उसका तो टेस्ट होता है ना, उसका टेस्ट पेपर लो, सॉल्व करके देख लो। एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन अगर होगा तो उस पर दिमाग को नहीं घुसाना है, हमको सिलेक्शन चाहिए। आई डोंट वांट दी कंटेंट, वी वांट सिलेक्शन। ऐसा नहीं कि आपको एनसीईआरटी में कोई गलत कंटेंट पढ़ाया जाएगा, आपको थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर ये भी बताया जाएगा जो आपके लिए लगता है कि नीट में आ सकता है, जो जरूरी है, जिसके बिना आपका एनसीईआरटी अधूरा है, तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा, वो तो हम खुद कवर करा देंगे। लेकिन जो फालतू का बकवास चीज होता है, जो कि एनसीईआरटी पे होता भी नहीं है, उसका रिक्वायरमेंट भी नहीं है, उसकी तरफ तो मुड़ के भी नहीं देखेंगे। सीधी बात है, हमको पीएचडी नहीं करना है। भले मेरे दोस्त को कितना भी बहाना आता हो, भाई मेरे को उससे लाने से क्या, उसको बहुत कुछ आता है लेकिन घर पे बैठा हुआ है, मेरे को कुछ नहीं आता, हम एम्स में बैठे हुए हैं, या फिर हम अपना कोई एमबीबीएस सीट लेके बैठे हुए हैं, तो फिर किसका फायदा हुआ? पहले तो वहां तक पहुंचते हैं ना, फिर हम देखेंगे आगे। बायोलॉजी का करते हैं नेक्स्ट क्या करना है। बायोलॉजी आपके पास आ जाएगा सुबह 10 बजे तक, 110%। कल तक आपको बायोलॉजी के नोट्स मिलना चालू हो जाएगा, वीडियो आना हो चलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो एंड बेल आइकन को दबा कर रखो, ताकि जैसे भी कोई वीडियो डालेंगे एंड पर्टिकुलर टाइमिंग पे, तो आपको तुरंत मिल जाए इन्फॉर्मेशन। अगर आप पढ़ने के लिए सीरियस हो तो ही करो, मजाक करना है तो फिर मजाक यहाँ नहीं होता है, फिर मजाक करना है तो फिर कहीं और जाओ, सीधी बात है। नेक्स्ट क्या है देखो,
केमिस्ट्री का आपको शाम के 4 बजे से पहले आपको एक वीडियो मिल जाएगा केमिस्ट्री का। पहला फोकस किस पे करना है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में फोकस करना है। देखो हम लोग को क्या करते हैं ना, हम लोग कभी ढंग से पढ़ा ही नहीं केमिस्ट्री को, सही बात बता रहे थे। पता है, अगर केमिस्ट्री ही इज लाइक बायो, अगर मानिए एग्जाम्पल सोचिए, अनाउंस हो जाए नीट 2022 में आपका जो पेपर होगा सिर्फ बायोलॉजी होगा 720 का, तो सोचिए क्या होगा। एक्सक्यूज मी, क्या होगा? बड़ा खुश यार, बायोलॉजी 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 बायोलॉजी, बहुत खुश होगा। लेकिन उसका सेकंड पार्ट कोई देखेगा ही नहीं, क्योंकि बायोलॉजी तो सबका स्ट्रांग है ना, बायोलॉजी तो भाई सबका स्ट्रांग है। तो 720 में आपको 720 लाना होगा, तब जाकर कहीं आपको सीट मिलेगा। ये दिक्कत हो जाएगा, पता है। और खुशी किस बात का होगा कि चलो मेरे को बस यार बायो ही पढ़ना है, बायो पढ़ना है, बायो ही पढ़ना, बायो पढ़ना। खुशी इस बात का होगा, क्यों पता है? क्योंकि आपको बायो बायो से आपको प्यार है, बायो आपको अच्छा लगता है। और दूसरी बात पता है बायो आपका इजी क्यों? क्योंकि आप बायो को पढ़ते हैं, अब बार बार बायो को पढ़ते हैं, केमिस्ट्री को नहीं पढ़ते हैं। केमिस्ट्री को बायो बना लो, केमिस्ट्री को बायो बना लो। कैसे बनाए केमिस्ट्री को? भाई केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री, बायो बनाए। अरे भाई कभी बना के देखे हैं केमिस्ट्री को? कभी बायो बना के तो देखे। कैसे बनाएंगे? जिस तरह हम लोग बायोलॉजी को रीड करते हैं, बायोलॉजी में क्या करते हैं एक्चुअली, देखिए बायोलॉजी को भी हम लोग ऐसे नहीं कि हम लोग बस रट्टा मारते हैं, समझते हैं। बायोलॉजी को भी हम लोग समझते हैं, समझने के बाद उसको बार बार पढ़ते हैं, फिर बार बार समझते हैं, फिर हम लोग का बायोलॉजी ना दिन रात दिमाग में घूमने लगता है। ये होता है बायोलॉजी। लेकिन केमिस्ट्री का क्या करते हैं, पढ़ दिए, एक चैप्टर पढ़ दिए, पीरियोडिक टेबल पढ़ दिए, एस ब्लॉक पी एन डी एन एफ ब्लॉक पढ़ दिए, फिर 1 महीना बाद पढ़ेंगे, टेस्ट आया तब पढ़ेंगे। तब तक क्या होता है, क्योंकि एक तो वो याद रहने वाला चीज़ है नहीं, याद तो होता नहीं है। एंड वो भी जो पढ़ते हैं इतना गैप गैप में पढ़ते हैं। सच सच बताओ कि बायोलॉजी इतना गैप में कोई पढ़ता है नहीं ना। बायोलॉजी अगर केमिस्ट्री को कोई 2 बार पढ़ा है तो ऑफकोर्स बायोलॉजी को 4 बार पढ़ लिया है, तभी केमिस्ट्री को 2 बार पढ़ा है। तो केमिस्ट्री को भी हमको बायो जैसा ही तैयारी करना है, क्योंकि देखिए केमिस्ट्री इज लाइक बायो, केमिस्ट्री भी इजी है। अगर इमेजिन करो कि हम एक चैप्टर उठाओ, पीरियोडिक टेबल उठाओ। क्या करना है पीरियोडिक टेबल में? पीरियोडिक टेबल को एक बार रीड कर लेते हैं, उसको एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं दिमाग में। क्या करना है पीरियोडिक टेबल में? हमको सबसे पहले एटॉमिक साइज देख लेना है, ठीक है। एटॉमिक साइज कब पढ़ते हैं, सॉरी एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज जो भी एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस पढ़ लिए, आयोनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ लिए है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ लिए है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ लिए है। यही तो करते हैं। एंड उसमें जो कॉमन ऑर्डर है, जो ऑर्डर को देख लिए, एंड उसमें पर टॉपिक में क्या एक्सेप्शन है उसको देख लिए, एंड उसको एक माइंड सेट करके फ्रेम में डाल लिए। जैसे बायोलॉजी में करते हैं कि बायोलॉजी में क्या करते हैं, ये देखो रेड एलगी, ग्रीन एलगी, ब्राउन एलगी, सीक्वेंस है, देखो क्लोरोफाइल ए बी सी होता है इसमें, डी होता है इसमें, अच्छा ठीक है, ये ए कॉमन होता है, बी सी डी होता है इसमें, ये स्टोरेज फूड है, ये वॉल है, ये है उसका मूवमेंट का फ्लैजेला, नंबर ऑफ, ऐसे ना देखते हैं। जब भी हम पेज को पलटी करते हैं तो ठीक। केमिस्ट्री में वो चीज़ नहीं कर रहे हैं, नहीं हो रहा है केमिस्ट्री में वो चीज़। केमिस्ट्री में वो चीज़ लाना है, केमिस्ट्री को बायो बनाना है, क्योंकि हमको 500 मार्क्स चाहिए, 500 मार्क्स चाहिए, तो केमिस्ट्री को बायो बनाना है। तो आपको केमिस्ट्री का वीडियो आपको डेली, एक दिन इनऑर्गेनिक का, एक दिन ऑर्गेनिक का, एक दिन फिजिकल का, आपको पर डे आपको मिलता रहेगा। और ऐसे वीडियो नहीं रहेगा कि हम लेक्चर दे रहे, नहीं, एक्सप्लेन तो करना है लेकिन सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन लेना है, तो उस हिसाब से पढ़ना है जिससे सिलेक्शन हो। और इस बार तो तूफान आएगा 2022 में, एक अलग मजा आएगा, देख लेना। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास केमिस्ट्री का एक लेक्चर आ जाएगा, केमिस्ट्री का एक आपको टॉपिक कवर हो जाएगा, और बहुत ही मज़ा आएगा एकदम। केमिस्ट्री को बायो बनाना है, चाहे ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो। देखो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक को अगर हम कवर कर लेते हैं, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी कर देते हैं, ये कंबाइन कर लेते हैं। अगर हम मानिए अभी का फिजिकल में उतना वेटेज नहीं है, इनफैक्ट फिजिकल का भी थोड़ा सा नॉर्मल थियोरेटिकल क्वेश्चन ही बन रहा है, तो अगर हम 10 क्वेश्चन हटा दें, पहले 15 होता था, चलिए अभी 10 क्वेश्चन हटा देंगे, तो हमारे पास 35 क्वेश्चन होता है। नहीं, 120 + 5 क्वेश्चन का 20 मार्क्स, 140 मार्क्स तो मेरा ऐसे केमिस्ट्री में आ सकता है। याद कर लेकर उसको बायो बना ले तो 140 केमिस्ट्री में विदाउट फिजिकल केमिस्ट्री हम ला सकते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ 320 340 ला दिए, यहाँ पर अगर 140 या 120 ला दिए, तो मेरा अच्छा खासा 480 460 तो ऐसे ही आ जाएगा। और फिर फिजिकल केमिस्ट्री में करना है, फिजिकल केमिस्ट्री को करेंगे आराम से, ठीक है। तो केमिस्ट्री में हम लोगों को चलना है, स्ट्रेटेजी बनाना है, माइंड को हल्का करके चलना है। एंड एट लास्ट हम लोगों का 3 नंबर में क्या होगा, फिजिक्स होगा। कितना बजे तक आएगा, ये 4 के बाद जो आपको 4 घंटे के गैप मिलेगा, 8 बजे के बीच में आपको फिजिक्स मिल जाएगा। आपको 8 बजे से 9 बजे के अंदर, आपको 8 बजे से 9 बजे के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, आपको फिजिक्स मिल जाएगा।
ये इसलिए गैप दे रहे हैं कि आपको सिर्फ वैसे नहीं हम पढ़ा के निकल गए, हम पढ़ा के निकल गए, आपको इनफ टाइम बीच में मिलेगा कि जो पढ़े उसी को कवर करना है आपको। आप कहीं भी इंस्टीट्यूशन में हो, कहीं भी आप पढ़ाई कर रहे हो, तो उसके बीच में भी आपको अपने आधा घंटा 1 घंटा इनफ टाइम मिलेगा इन सबको बस एक बार देखने का, एक बार एनालाइज करने का, जो पढ़े उसको रिविजन करने का। आपको एक अच्छा खासा टाइम मिलेगा बीच बीच में 1 घंटा आधा घंटा का वीडियो में, आपको बहुत अच्छा, आप स्मूथली चलते जाएंगे। ये होगा आपका, ये स्ट्रैटेजी होगा। आपको फिजिक्स, आपका जो इंस्टीट्यूशन आपको पढ़ा रहा है आपको उसको फॉलो करना है। फिजिक्स हम यहाँ कवर करेंगे आराम से, हर एक टॉपिक को कवर करेंगे, पूरा एकदम डिटेल में होगा। वीक है, जीरो फिजिक्स में आपको कुछ नहीं आता, आपको चलिए फिजिक्स में कुछ भी नहीं आता, वेक्टर नहीं आता आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता, आपको बेसिक मैथ्स नहीं आता है, आपको डायरेक्शन निकालना नहीं आता है, आपको यूनिट नहीं आता, आपको कुछ नहीं आता है फिजिक्स में। आप मान के चलिए आपको कुछ नहीं आता है, आपको जीरो से सिखाना होगा। आप जीरो से सीखिएगा एंड आपको फिजिक्स में एक डिसेंट मार्क्स मिलेगा, 120 प्लस 140 प्लस तो मिलेगा ही मिलेगा। आप बस जीरो से सीखना स्टार्ट कीजिए। वीडियो में आपको ये फिजिक्स आपको इस तरह कवर किया जाएगा। फिर आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री तो हम बता दिए है। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक जो होगा 110% विल बी कवर्ड फ्रॉम ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी ही से कवर होगा। हाँ, बेसिक्स जो बताना है कि स्टार्टिंग से बताना है, नोमेनक्लेचर बताना है, आइसोमेरिज्म बताना है, GOC 1 बताना है, GOC 2 बताना है, वो तो करना ही पड़ेगा, वो तो होगा ही। एंड देन हम एक उसके बाद उसको कवर करने के बाद लाइन टू लाइन एनसीईआरटी का रेफरेंस देखना होगा कि देखिए ये GOC 1 का ये वाला पार्ट है, ये एनसीईआरटी में ये वाला पार्ट में लिखा हुआ है एंड इसको याद करना है। नीट में इस साल 2022 में आपको ये वाला क्वेश्चन आएगा, तो आपको उसको मार्क करके आपको अपने नोट कॉपी में उसको नोट डाउन कर लेना है। फिर पर्टिकुलरली हाइड्रोकार्बन्स देखेंगे, हेलो अल्केन्स, हेलो अरेन्स देखेंगे, एंड हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड देखेंगे, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर देखेंगे, सारा कुछ देखना है। एंड वो सब 110% सिर्फ एनसीईआरटी से ही कवर होगा, एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाना है। क्वेश्चन आना ही नहीं है उसके बाहर, तो हम क्यों जाए। तो एनसीईआरटी में से हम बायो कवर करेंगे, एनसीईआरटी से इनऑर्गेनिक को कवर करेंगे। इनऑर्गेनिक का सारा जो भी ब्लॉक है, क्या करना है इनऑर्गेनिक में कवर, फिर से देखते हैं। इनऑर्गेनिक में कवर करना है सबसे पहले हम लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखिए हम केमिस्ट्री में क्यों गड़बड़ करते हैं। केमिस्ट्री में गड़बड़ इसीलिए होता है कि केमिस्ट्री का सीक्वेंस ही फॉलो नहीं करते, सीक्वेंस फॉलो नहीं करते। हम चैप्टर 1 हम बायोलॉजी में हम डायरेक्ट हम लोग डाइवर्सिटी में घुस जाते हैं। डायरेक्ट एनिमल किंगडम में अगर हम पढ़ रहे हैं एंड एनिमल किंगडम हम डायरेक्टली पोरीफेरा से चालू कर रहे हैं, पोरीफेरा से चालू कर रहे हैं एंड हमको पता है कि अब हमारा फाइलम होता है, हम पोरीफेरा से चालू कर रहे हैं। हम प्रोटोजोआ पे ध्यान ही नहीं देते नहीं है। हम पता है प्रोटोजोआ में क्यों ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि हम उसके पहले के चैप्टर तो पढ़ते नहीं थे। हम सीक्वेंस फॉलो नहीं करते, गलत होता है। सीक्वेंस फॉलो नहीं करते हैं। हमको सीक्वेंस फॉलो करना है। पहले हमको सेल को तो देखना है, भैया यूनिसेलुलर क्या होता है, मल्टी सेलुलर क्या होता है, ए सेलुलर क्या होता है, ये चीज़ को पहले समझेंगे। अगर इसको देखेंगे तो उसी में देखेंगे अरे प्रोटोजोआ भी होता है, हाँ ठीक है, वो तो एनिमल किंगडम में आता है, अच्छा। फिर पोरीफेरा में जाएंगे, फिर सिलोन्टा टाइटिनोफेरा, ऐसे हम जाएंगे ना। ये सीक्वेंस होना चाहिए ना। हम देखेंगे भैया कल टेस्ट में एनिमल किंगडम आ रहा है तो एनिमल किंगडम रट्टा मारो पढ़ लो, तो फिर गड़बड़ होगा ना, गड़बड़ होगा। हमको तो पहले देखना है भैया, पहले चैप्टर देखते हैं, सेल देखेंगे ना, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखेंगे ना, फिर ना हम देखेंगे भाई प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम जो भी आ रहा है उसको सीक्वेंस पे चलना है। हम टिश्यू चैप्टर नहीं पढ़ते हैं, एनिमल टिश्यू में टिश्यू चैप्टर नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट हम डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में घुस जाते हैं। एंड फिर उसमें जब क्वेश्चन आता है कि भैया नर्वस सिस्टम क्या है कंफ्यूजन हो जाते हैं। अरे भाई टिश्यू पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा एक्टोडर्म क्या होता है, मेसोडर्म क्या होता है, एंडोडर्म क्या होता है, वो कहाँ पाया जाता है, उसको खत्म कर लेते हैं पहले। उसके बाद हम अपना पर्टिकुलरली जो भी है ह्यूमन फिजियो में घुसते हैं, वो नहीं करते हैं। अब जिंदगी भर ह्यूमन फिजियो में वही कंफ्यूजन होता है। एंड याद रख लो 2022 में ह्यूमन फिजियो सुनो व्हाट लगा कर रख देगा। इस साल भी फिजियोलॉजी, फिजिक्स, जूलॉजी, इस साल भी जूलॉजी का पेपर थोड़ा बना था, हिलने वाले सेक्शन बी में जूलॉजी पेपर थोड़ा था। आने वाला समय में भी जूलॉजी को हिला कर रख देगा, बता रहे हैं। बॉटनी का लगभग सबका स्ट्रांग हो जाता है, जूलॉजी को सबको लगता है जूलॉजी इज द बेस्ट है मेरा, लेकिन जब क्वेश्चन आता है ना जूलॉजी का क्वेश्चन नहीं बनता है, तो जूलॉजी को मजाक में भी नहीं लेना है। तो अब बायोलॉजी को भी सीक्वेंस पढ़ना है, केमिस्ट्री में भी वही करते हैं। चलो आज एग्जाम में मेरे को यार SP&D ब्लॉक आ रहा है, चलो SP&D ब्लॉक पढ़ लेते हैं। ट्रेंड फॉलो नहीं करते, ट्रेंड को फॉलो करना है। क्योंकि देखो जो भी बुक को लिखा है ना, एनसीईआरटी में जो बुक लिखा हुआ है ना, वो लिखने वाला बेवकूफ तो है नहीं, कुछ सोच समझ के दिया है। एनसीईआरटी जो सीक्वेंस बनाया है उसमें जाकर देख लो राइटर कौन है, कितना जन लिखा है, तो जो भी लिखा हुआ उसका दिमाग है तब ना वो लिखा है।
तो सीक्वेंस को फॉलो करना इज मस्ट। अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री की बात करेंगे, अगर मेरे को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में घुसना है तो सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ना है, हम उसके बाद पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। ऐसे नहीं पहले पीरियोडिक टेबल पढ़ दिए फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना, गलत हो जाएगा। पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर ही पढ़ना है एंड देन पीरियोडिक टेबल पढ़ना है। क्यों पता है? क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर हमको सिखा देता है कि इलेक्ट्रॉन को कैसे कैसे अरेंज करते हैं। वहाँ पर जो भी रूल्स है तुम्हारा, आपका पॉल्स रूल्स, हॉफमैन रूल्स, उस रूल्स को सीखना है हमको। रूल्स में बताता है कि कैसे करके इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं, कैसे अलग अलग सबसेल में बताते हैं, कैसे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को फील करते हैं। जब फील करना सीख जाएंगे तब ना हम उसको उस हिसाब से पीरियोडिक टेबल बना है। पीरियोडिक टेबल कैसे बना है? उस अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को देख करके ही ना पीरियोडिक टेबल बना है। तो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ के पीरियोडिक टेबल में कैसे आए? एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद पीरियोडिक टेबल पढ़ना होगा। एंड देन जैसे पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो उधर पूरा दिख जाता है कि ये देखो एस ब्लॉक के एलिमेंट में इतना एलिमेंट, अच्छा इसको पढ़ना है, चलो ठीक है। पी ब्लॉक में अच्छा चलो यहाँ पर ये वाला पढ़ना है, पी ब्लॉक को इसको पढ़ना, अच्छा ठीक है। बीच में ये डी ब्लॉक पढ़ना, अच्छा चलो ये डी ब्लॉक पढ़ लेते हैं। अच्छा ये दो लाइन है नीचे वाला, एफ ब्लॉक पढ़ना, चलो एफ ब्लॉक पढ़ लेते हैं। ये सीक्वेंस होगा। हाँ एफ ब्लॉक हो गया। फिर क्या करना है? एफ ब्लॉक के बाद अच्छा मेटलर्जी पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मेटलर्जी का हर साल एक क्वेश्चन आता है, हम फिर मेटलर्जी पे जाएंगे, मेटलर्जी पढ़ेंगे। अच्छा उसके बाद चलो डी ब्लॉक से फायदा क्या होता है? डी ब्लॉक में बताया गया कि यहाँ से कुछ कुछ आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनता है, तब जा करके हम उसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेट कंपाउंड में जाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ने के बाद। ये सीक्वेंस होना चाहिए। डायरेक्ट डी ब्लॉक एलिमेंट के बाद नहीं पढ़े, हम डायरेक्ट कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़ लिए तो भी तो कंफ्यूजन होगा, क्योंकि डी ब्लॉक में तो कलर को समझाया गया है एंड वही कोऑर्डिनेट कंपाउंड में जाते हैं वहाँ पर भी कलर की जिक्र है। तो दोनों कलर को तो कंपेयर करके देखना है ना। रहा है ये तो ये बोला था, अच्छा ठीक है तो कोऑर्डिनेट में भी यही कलर बोला। कलर क्यों बोला है? क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट का प्रॉपर्टी है कलर कैरी करने का, एंड वो कलर क्या है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन में दिखा रहे हैं। तो ये सारा चीज़ होता है, ये एक सीक्वेंस होता है। हम GOC1 नहीं करते हैं, हम नोमेनक्लेचर नहीं सीखेंगे और हम डायरेक्ट आएंगे अल्कोहल फिनोल ईथर में घुसेंगे तो कहाँ से समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। विदाउट सीक्वेंस पढ़ना ही नहीं है, सीक्वेंस के साथ पढ़ना है। हम यहाँ पर वेक्टर सीखे नहीं है, हमको बेसिक मैथ नहीं आता है, हम डायरेक्ट वहाँ पर हम घुस गए मैग्नेटिज्म पढ़ने में, तो फिर डायरेक्शन अंगुली को टेढ़ा बेका करते रहेंगे, कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, कहाँ पर फोर्स है, घुमाते रहेंगे हाथ को। आता ही नहीं है, सीक्वेंस नहीं पता, पैटर्न नहीं पता, क्या है नहीं है। तो सीक्वेंस में जाना चाहिए, हर कुछ सीक्वेंस में जाना चाहिए। ये गलती करना है करते हैं, ये गलती नहीं करना है। हम 2022 में ऐसा गलती नहीं करेंगे। हम अपने आप को आज से सोचिए कि 2021 जो हुआ देखिए, जिसका सिलेक्शन हुआ तो ठीक है, लेकिन जिसका सिलेक्शन नहीं हो, क्योंकि हमको पता है लेस देन 2% का सिलेक्शन है, तो काफ़ी जब बच्चों का सिलेक्शन तो हुआ ही नहीं, 98% का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो क्या वो ड्रॉप कर दे? अगर आपके पास हिम्मत है कि आपको इस लेवल का तैयारी करना है, रेस में उतरना है, तो बहुत फास्ट दौड़ना है एंड सबको पीछे करते रहना है। आप एक दिन भी वेस्ट नहीं कर सकते हो। आप रेस्ट में दौड़ने के लिए लायक हो, क्या आप कैपेबल हो, क्या आपके पास औकात है? हाँ औकात है अगर तेरे पास रेस में दौड़ने का तो ही इस रेस में कूदो, वरना अभी निकल जाओ, समय है। तो अपने आप में एक चीज़ को डिसाइड करना है कि हाँ हम इस रेस में लायक है, हम इस रेस में जा सकते हैं, तो ही इस रेस में कूदो। और अगर कूद गए हो तो फिर बस टाइम वेस्ट मत करो। खुद को क्या चाहिए? खुद को तो 1 साल देना है, खुद को 1 साल दो, 1 साल इन्वेस्ट कर लो खुद को, खुद पे 1 साल इन्वेस्ट कर देते हैं एंड फिर देखते हैं ना। सिलेक्शन अगर मेरा नहीं हो रहा है तो गलती मेरा खुद का है, हम किसी और को ब्लेम नहीं दे सकते हैं। और ये बात अगर एक स्टूडेंट को खुद को समझ में आ जाए ना, तो किसी को बोलने का ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए पेरेंट्स तो उस दर्द को फील नहीं कर सकते हैं। मानिए अगर किसी का स्टूडेंट्स का 540 570 आ रहा है एंड कट ऑफ 590 गया हुआ है, तो फिर उस बच्चे का पेरेंट्स को जितना दर्द नहीं होगा ना, बच्चे को उतना दर्द होगा। और ये दर्द को कौन समझेगा? आपके पास एक मेडल टंगा दिया जाएगा, ये लो बेटा यू आर अ फेलियर। आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड्स, आपके क्लासमेट्स, जो कि भले उसको नीट के बारे में कुछ नहीं पता, वो अपना ग्रेजुएशन करके बैठा हुआ है, लेकिन उसको कहाँ समझ में आएगा? बोलेगा अबे 5 साल से बैठा हुआ है, 2 साल से बैठा हुआ है, हाँ देख हम ग्रेजुएशन करके नौकरी भले 12,000 का क्यों ना कर रहे हैं, लेकिन आपको उंगली उठाने आ जाएगा। और ये आप स्टूडेंट्स हो जो आपको फेस करना है उसके साथ। क्या आप एक अपने आप में गिल्टी के साथ फील करना है, अपना कॉन्फिडेंस को क्या जीरो कर देना है? यानी ये लोग कॉन्फिडेंस गिराने आते हैं। ये जो नामी फ्रेंड होते हैं ना, ये जो नामी रिलेटिव होते हैं ना, ये जो आपके वेल विशर्स होते हैं नाम के, कॉन्फिडेंस गिराने आते हैं, आपको मेडल पहनाने आते हैं। खुशी का मेडल नहीं, आपको गिराने का, आपका कॉन्फिडेंस को मिट्टी में मिलाने का, सेल्फ कॉन्फिडेंस को जीरो करने का मेडल पहनाने आता है। सपोर्ट कोई नहीं करेगा, पेरेंट्स ही सपोर्ट करेगा, पेरेंट्स के अलावा कोई सपोर्ट नहीं करेगा। और आपका दर्द पेरेंट्स भी आपको नहीं समझेंगे, सही बात है। बहुत कम पेरेंट्स होते हैं जो आपका दर्द समझेंगे। आपको खुद दर्द लेना है, आपको उस दर्द के साथ खुद जीना है, और उस दर्द के साथ खुद को ही लड़ना है एंड खुद ही अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा के दिखाना है। ये बात है। क्या गिल्टी फील करेंगे, कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे और हिम्मत हार के बैठ जाएंगे,
तो भी आपको तो वही सुनना पड़ेगा, ज़िंदगी भर फेलियर हो गया है। भले पेरेंट्स आपके साथ कोप अप करेंगे, आपको सपोर्ट तो करेंगे, लेकिन आपको तो अच्छा नहीं लगेगा ना कहीं उनके मन में भी तो रहेगा ना, यार कर लेता तो पैसा कम से कम बच जाता, तो ये फील तो रहेगा ही। इस फील के साथ ज़िंदगी को कैसे आगे लेके जाए वो सोचो। क्या तैयारी कर ले अगले साल, और अगर कर सकते हैं तो ही करें, अगर नहीं कर सकते, कंपटीशन बता दिए कितना है, 500 भी अगर आप आ रहा है अभी तो भी आप 3 लाख 2 लाख बच्चे से पीछे हो, और आपको 2 लाख बच्चे से पीछे होंगे तो आपको सीट नहीं मिलेगा, ये बात है। तो क्या आप इस कंपटीशन का लायक हो, तो इसको सोचिए, इसको तैयारी कीजिए। क्योंकि देखिए फ्यूचर में जो पेरेंट्स आपके साथ लाइफ टाइम नहीं रहेंगे, ठीक है, ये जो सो कॉल्ड फ्रेंड है ये भी आपके साथ लाइफ टाइम नहीं रहेंगे, लाइफ टाइम आपको खुद को रहना है, तो आपका ये डिसीजन खुद का होना चाहिए। आपको कभी पेरेंट्स ऐसा फोर्स नहीं किया कि बेटा जा MBBS का सीट लेके आ, पढ़ के आ। कौन पेरेंट्स फोर्स करता है? हाँ, पहले बार भले पेरेंट्स बोल देता है बेटा ये जा रहा है तुम भी कर लेता, तो लेकिन आपके पास ये अथॉरिटी होता है कि आप खुद बोल सकते हैं पापा मम्मा मेरे को ये नहीं करना, तो आपका पेरेंट्स आपको कभी फोर्स नहीं करेंगे, ये बात तय है। मूवी में पहले के ज़माने में मूवी में था कि फोर्स किया जाता बेटा तेरे को ये करना ही है, अभी ऐसा हकीकत तो ये नहीं है कि बेटा तेरे को करना ही है। बेटा जो होता है, बच्चे जो है वो खुद ही अभी अपना डिसीजन ले रहे हैं, और ये डिसीजन आप सवाल अपने आप से कीजिए, ये आपका खुद का डिसीजन था कि आपको MBBS करना है कि नहीं करना है। अगर डिसीजन आपका खुद का था तो आपको तो अच्छा होना चाहिए कि पेरेंट्स आपका डिसीजन में आपका साथ दे रहे हैं। अगर आपको ड्रॉप करना है, आपको नहीं करना है, तो पेरेंट्स भी आपको उसमें आपको साथ देंगे ही। आपको आपका पेरेंट्स का साथ तो मिल रहा है, बस बाकी दूसरों से क्या डरना है, या दूसरा क्या कॉन्फिडेंस गिराएगा। जब पेरेंट्स साथ में है तो भाई कॉन्फिडेंस और कौन गिरा सकता है, कौन गिराएगा कॉन्फिडेंस है? खुद पे इतना कॉन्फिडेंस है तो गिराने का सवाल है, कौन गिराएगा कॉन्फिडेंस? भाई जो कॉन्फिडेंस वही गिराना है जिसका खुद का गिरा हुआ हो। खुद का तो कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है, दूसरा का गिराने चला है। भाई खुद का कितना कॉन्फिडेंस उठा हुआ है? हाँ नहीं ना, फिर उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आज समय है कि तैयारी करते हैं, कल से सीरियस पढ़ाई चालू हो जाएगा। टॉपिक आपको मिल जाएगा, सुबह को टाइम क्या है, सुबह को 10 बजे तक आपका बायो मिल जाएगा, 4 बजे तक आपको केमिस्ट्री मिल जाएगा, एंड रात के 9 बजे तक आपको फिजिक्स का वीडियो आना चालू हो जाएगा, ठीक है। सीरियस रहो यार, पढ़ाई के लिए ना फोकस करो, ठीक है। एंड देखो सबसे पहले भाई सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, रिजल्ट मिला नहीं मिला, है ना, तो बात वो नहीं है, बात है कि हम हिम्मत करके इस रेस में कूदे हैं। अब कूद तब गए हैं तो अब ये खुद पे है कि मेरे को ये रेस कंप्लीट करना है कि बीच रास्ता से छोड़ के भाग जाना है। इमेजिन कीजिए आप एक ट्रैक पे हो, ठीक है, 400 मीटर का एक रेस है, चलो 400 तो चलो दौड़ लेते, एक रेस है मान लीजिए 1600 मीटर का एक रेस है, आप वहाँ से दौड़ने चालू किए हो, दौड़ रहे हो, एंड आपको सब आपके कलीग्स है, आपको जान रहे हैं, आपको फ्रेंड्स है, पेरेंट्स है, सब चल रहा है, आप दौड़ रहे हो, ठीक है। अब आप जान रहे हो कि हम वहाँ पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे, आपको पहले हिम्मत कितना खराब है, तो आप वहाँ पर क्या डिसाइड करेंगे? आप वहाँ से हट जाने का डिसाइड करेंगे कि आप हिम्मत जुटा करके भाई 1600 मीटर का रेस है, हम थोड़ा सा बूस्ट करके धीरे धीरे करके फिर पिकअप लेके दौड़ सकते हैं, आप वो डिसाइड करेंगे क्या करेंगे। आप ये चाहते हो कि आपको सब देखें एंड आप उस रेस से अलग हो जाओ, कि आप ये दिखाना चाहेंगे कि हम लास्ट तक तो गए थे, भले हम फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आए, मेडल मिलता, लेकिन हम 4th 5th 6th तो आए हैं, ये तो कम से कम होना चाहिए ना। बीच रास्ते में रेस को नहीं छोड़ना है। हाँ, अगर हम जानते हैं कि हम इस रेस में बेमतलब का ही दौड़ रहे हैं, मेरे को एक्चुअली मन ही नहीं था और हम कूद गए इस रेस में यार, तो फिर ठीक है यार, तो फिर निकल सकते इस रेस में। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपका मन है, आपका कहीं ना कहीं ये मन था कि इस रेस में हम अपने मर्जी से उतरे हैं, MBBS का सीट तो मेरे को खुद को चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स तो डिग्री आपका लड़का के नहीं घूमेंगे, डिग्री तो लड़का के आपको ही घूमना है, तो फिर आप ही को डिसाइड करना है कि इस रेस में हमको जाना है भी कि नहीं जाना है, ठीक है।